एग्जाम्पल्स थे जो मैंने आपको बताया। अब लिसन केयरफुली, जब हम लोगों ने जीओसी को शुरू में पढ़ना शुरू करा था, तो व्हाट आई टोल्ड यू कि हम लोगों को यहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। सिंस हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में पढ़ना है, तो आप लोगों को याद होगा हम लोग है ना इंडक्टिव इफेक्ट कवर कर चुके हैं, हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट को भी कवर कर चुके हैं। मुझे पता है कि इंडक्टिव क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस कब लगेगा, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, विच ग्रुप विल बी द इलेक्ट्रॉन डोनर, विच ग्रुप विल बी द इलेक्ट्रॉन विड्रॉअर, हु विल शो द प्लस आई, हु विल शो द माइनस आई। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रूल आता है बेटा जिसका नाम होता है हाइपर कॉन्जुगेशन रूल। ये एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक रूल है। मतलब टोटल 4 रूल्स होंगे, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक। इलेक्ट्रोमेरिक तो बहुत छोटा है, मतलब ये मानकर चलना मुश्किल से 5 या 10 मिनट का टॉपिक होगा, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस जो आते हैं वो वास्तव में कंसेप्चुअल होते हैं, तो हमें हाइपर कॉन्जुगेशन को समझना है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के कुछ नाम और होते हैं, जैसे इसको एक नाम और दिया जाता है, दैट इज नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसको एक नाम और दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। और इसको एक नाम और दिया जाता है, दैट इज नोन एज बैकर-नाथन इफेक्ट। ये यहां पर इनके कुछ नाम होते हैं। दीज मतलब आप बोल सकते हो दीज आर सिनोनिम्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ये सारों का मतलब एक होता है। अब आपके मन में अगर क्वेश्चन चल रहा होगा व्हाई दिस इज नोन एज द नो बॉन्ड रेजोनेंस, व्हाई दिस इज नोन एज द सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, डेफिनेटली जैसे जैसे मैं आपको हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाऊंगा तो यू विल गेट द मीन ऑफ द नो बॉन्ड रेजोनेंस और सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, बट एटलीस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेशन हियर। तो सबसे पहले हम लोग इसके मीनिंग को डिस्कस करते हैं। हैव अ लुक, मैं आपको यहां पर मीनिंग इसका समझाता हूं कि मैं आपको यहां पर क्या चीज बताने जा रहा हूं। अब आप सुनिएगा बड़ा केयरफुली, इस चीज को देखना। आज ये मेरा CH3 मुझे दे रखा है और ये मुझे CH डबल बॉन्ड CH2 दे रखा है। इस वाले कंपाउंड में नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन 3 है। सबसे पहला क्वेश्चन ये पुट होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्फा हाइड्रोजन। एल्फा हाइड्रोजन का मीनिंग क्या होता है। आज अगर हम लोग एल्फा हाइड्रोजन के मीन की अगर बात करें तो एल्फा हाइड्रोजन का मतलब होता है एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट कार्बन ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन। जो आपका डबल बॉन्डेड जो कार्बन होता है उसका एडजेसेंट कार्बन, या कार्बोकेटायन का एडजेसेंट कार्बन, या फ्री रेडिकल का एडजेसेंट कार्बन। मैंने क्या बोला, एडजेसेंट कार्बन ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल विच शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, जो कि क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, इज नोन एज, वो हमारा क्या कहलाएगा, इज नोन एज एल्फा कार्बन एंड कनेक्टेड हाइड्रोजन विद अल्फा कार्बन एंड कनेक्टेड हाइड्रोजन विद अल्फा कार्बन। अगर हम लोग अल्फा कार्बन से अगर कनेक्टेड अगर हाइड्रोजन की अगर अपन बात करते हैं एंड कनेक्टेड एंड नोन एज एंड कनेक्टेड हाइड्रोजन विद अल्फा कार्बन इज कॉल्ड एज व्हाट, इज कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन। अब ये मैंने क्या लिखा, पहले तो मैं आपको इसका मीनिंग समझा देता हूं। ये मेरा डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन या कार्बोकेटायन या फ्री रेडिकल का एडजेसेंट कार्बन, ये मेरा डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन का ये एडजेसेंट कार्बन इज नोन एज द एल्फा कार्बन। और ये जो मेरा एल्फा कार्बन होता है, इस एल्फा कार्बन से जुड़ने वाले जो ये तीनों होते हैं,
इनको अपन नाम देते हैं अल्फा हाइड्रोजन। This is my double bonded carbon. This is the adjacent carbon atom. This adjacent carbon atom is known as the alpha carbon और number of hydrogen connected with the alpha carbon is known as the alpha hydrogen. तो इसके अंदर alpha hydrogen 3 है। इस वाले कंसेप्ट में क्या होता है बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि जो एल्फा हाइड्रोजन वाला जो सिग्मा बॉन्ड है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एल्फा हाइड्रोजन वाला सिग्मा बॉन्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बॉन्ड, ये वाला। आप चाहे तो एल्फा हाइड्रोजन वाला सिग्मा बॉन्ड, या तो आप इसकी भी बात कर सकते हैं, इसकी भी बात कर सकते हैं, इसकी बात कर सकते हो, बिकॉज एवरीवन इज द सिग्मा बॉन्ड ऑफ एल्फा हाइड्रोजन। एल्फा हाइड्रोजन वाला सिग्मा बॉन्ड क्या करेगा बच्चों, यह पाई बॉन्ड के साथ में क्या करेगा, कॉन्जुगेशन करेगा। तो मैंने क्या बोला, सिग्मा बॉन्ड ऑफ एल्फा हाइड्रोजन कॉन्जुगेट विद वोट, विद पाई बॉन्ड। सुनना, मैंने क्या बोला, सिग्मा बॉन्ड ऑफ एल्फा हाइड्रोजन क्या करेगा, कॉन्जुगेट विद पाई बॉन्ड। ये मेरे पाई बॉन्ड के साथ क्या कर देगा, कॉन्जुगेशन करेगा। जैसे ये कॉन्जुगेशन अगर करेगा तो करते क्या होगा, सुनो, ये वाला मेरा कार्बन है, इस कार्बन से ये आपका हाइड्रोजन कनेक्टेड है, डाउन वाला हाइड्रोजन ऐसा का ऐसा कनेक्टेड है। अब ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है, इट हैज शिफ्टेड एट राइट हैंड साइड। सिंस इट हैज शिफ्टेड एट द राइट हैंड साइड, तो आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, सो इट विल गेट द पॉजिटिव। दिस बॉन्ड हैज बीन शिफ्टेड हेयर, और यहां पर ये जो पाई है ये आगे की तरफ चला जाएगा, और जैसे ही आगे की तरफ चला जाएगा ऐसा बन जाएगा, एंड इट इज नोन एज व्हाट, ये वाला मेरा हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल ऊपर वाला ही केवल कॉन्जुगेशन करेगा, इट मे बी पॉसिबल ये वाला अल्फा हाइड्रोजन वाला सिग्मा बॉन्ड भी कॉन्जुगेशन कर सकता है। आज अगर आप इस वाले सिग्मा बॉन्ड का अगर कॉन्जुगेशन अगर करवाओगे, सपोज यू डोंट वांट टू कॉन्जुगेट विद दिस अबव सिग्मा हाइड्रोजन, आप डाउन वाले को अगर करवाना चाहते हो तो आप कैसे करोगे, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा तो ऊपर वाले दोनों एज इट इज रह जाएंगे। जैसे ऊपर वाले दोनों एज इट इज अगर रह जाएंगे तो ये हमारा इधर आ जाएगा, और CS2 विल गेट द नेगेटिव चार्ज, इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव आ जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, नीचे वाले के भी साथ हाइपर कॉन्जुगेशन करा सकते हो, क्योंकि यहां पर अगर अपन देखें, ये वाला अगर हाइपर कॉन्जुगेशन अगर करेगा, हाउ इट विल डू द हाइपर कॉन्जुगेशन, इट विल डू द हाइपर कॉन्जुगेशन लाइक दैट। अच्छा, आज आप बोलो सर इसको अपन ऐसे क्यों हाइपर कॉन्जुगेशन करा सकते हो, सिंगल बॉन्ड के अराउंड तो बच्चों फ्री रोटेशन हो सकता है ना। तो कभी ऐसा हो सकता है कि सिंस वी नो वेरी वेल अलोंग द सिंगल बॉन्ड फ्री रोटेशन इज पॉसिबल, सो इट मे बी पॉसिबल कभी ये वाला सिग्मा बॉन्ड इस p ऑर्बिटल के पैरेलल में आ जाएगा, कॉन्जुगेशन हो जाएगा। कभी ऐसा हो सकता है अगर रोटेशन अगर हुआ तो ये सिग्मा इस पाई बॉन्ड के पैरेलल में आ जाएगा, कॉन्जुगेशन हो जाएगा, और कभी ये वाला सिग्मा जो है इस पाई बॉन्ड के पैरेलल में अगर आ जाएगा तो ये कॉन्जुगेशन करेगा। तो आज अगर अपन देखें तो मैंने इसको सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन क्यों बोला, बिकॉज दिस सिग्मा बॉन्ड, आज अगर अपन देखें तो ये वाला मेरा सिग्मा बॉन्ड है, दिस सिग्मा बॉन्ड इज शोइंग कॉन्जुगेशन विद द पाई बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। आज अगर अपन देखें व्हाई इट इज नोन एज द नो बॉन्ड रेजोनेंस, आफ्टर द हाइपर कॉन्जुगेशन एज यू नो वेरी वेल देयर बॉन्ड हैज बीन डिसअपीयर्ड बिटवीन द कार्बन और हाइड्रोजन। Since bond has been disappeared between the carbon or hydrogen, so we know very well no bond is there, so known as the no bond resonance. And this rule is proposed by the Becker and Nathan. Since these two scientists proposed the concept of the hyperconjugation, that's why it is known as the Becker-Nathan effect, and this special type of the conjugation is known as the hyperconjugation. So hyperconjugation is basically property of either alkene or carbocation or free radical. Such a type of the alkene, such type of the carbocation, such type of the free radical which is having alpha hydrogen atom can show the conjugation, and this specific conjugation is known as the hyperconjugation effect. So hyperconjugation is basically properties of alkene, carbocation or free radical.
जहां पर अल्फा हाइड्रोजन वाला जो सिग्मा बॉन्ड होता है या तो इस पैरेलल पी ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन कर सकता है, या कहीं पर अगर वेकेंट ऑर्बिटल अगर हुआ या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल अगर हुआ तो उनके साथ कॉन्जुगेशन कर सकता है। अब उनके साथ कॉन्जुगेशन कैसे कर सकता है, अब अपन एक बार इसको और डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने आपको जो थ्योरी अभी आपको जो एक्सप्लेन करा था, आई एम जस्ट शोइंग द थ्योरी ऑफ दैट थिंग। मैंने यहां पर इसकी थ्योरी को आपके सामने लिखा। When sigma CH bond of sp3 hybridized carbon is in conjugation with the pi bond at p orbital मैंने आपसे क्या बोला कि हमारा जो अल्फा हाइड्रोजन वाला जो सिग्मा बॉन्ड है, वो अल्फा हाइड्रोजन वाला जो सिग्मा बॉन्ड है, वो अल्फा हाइड्रोजन वाला सिग्मा बॉन्ड आपका किसके साथ में, पाई बॉन्ड, किसके पी ऑर्बिटल वाले पाई बॉन्ड के साथ, या हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल के साथ में, या फिर वेकेंट पी ऑर्बिटल के साथ में क्या करेगा, आपका कॉन्जुगेशन करेगा। देन द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा CH बॉन्ड ओवरलैप विद एडजेसेंट पी ऑर्बिटल। तो मैंने क्या बोला, जो बॉन्ड पेयर है कौन सा, सिग्मा बॉन्ड वाला, वो ओवरलैप करेगा, किसके साथ करेगा, एडजेसेंट पी ऑर्बिटल के साथ। अब वो पी ऑर्बिटल फिल्ड भी हो सकता है, वो पी ऑर्बिटल वैकेंट भी हो सकता है, और वो पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड भी हो सकता है। तो इस फिनोमिना को हमने नाम दे दिया क्या, वो हमने फिनोमिना को नाम दिया हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब आप समझो मैंने आपसे क्या बोला, आज अगर हम लोग अगर जैसे बात अगर करते हैं, मैंने आपसे बोला जैसे ये वाले मेरे मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करते हैं, अब पहले तो देखो आपका टास्क क्या है बच्चों, at first you have to identify what, you have to identify the alpha hydrogen. So what I told you, cation का adjacent carbon is known as the alpha carbon, और alpha carbon से जुड़ने वाले हाइड्रोजन is known as the alpha hydrogen। तो जो सुनो, अब अपन डेफिनेशन पर आते हैं। तो मैंने आपसे क्या बोला, ये देन द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा CH बॉन्ड, हम लोग यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ सिग्मा CH बॉन्ड। हम यहां पर इस सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं, हम इसके इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहे हैं। ये क्या करेगा, कॉन्जुगेशन करेगा, किसके साथ, वैकेंट ऑर्बिटल के साथ। ये वाला जो है इसके पास में क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा किसमें, ये सिग्मा बॉन्ड आपका शिफ्ट हो जाएगा वैकेंट ऑर्बिटल में। जैसे ये सिग्मा बॉन्ड आपके वैकेंट ऑर्बिटल में जैसे ही शिफ्ट होगा, देखो अब इससे क्या होगा, सी आज अगर अपन यहां पर अगर देखें तो ये these two हाइड्रोजन आर एज इट इज, सो these two हाइड्रोजन्स आर एज इट इज। और अगर अपन देखें तो यहां से ये बॉन्ड इधर चला गया, तो दैट हाइड्रोजन विल गेट द पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्सेस से कनेक्टेड रहेगा, और ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर है, ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाएगा। जैसे चला जाएगा, इस कंसेप्ट का नाम क्या होगा, दैट विल बी नोन एज द हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आज आपका जो सिग्मा बॉन्ड है वो क्या है, वो या तो पैरेलल पी ऑर्बिटल के साथ में कॉन्जुगेशन करेगा। अब तुम बोलोगे सर ये फील्ड है तो कैसे कर रहा है, नहीं, ये वाला पाई बॉन्ड उधर आगे चला जाएगा। जैसे ये वाला पाई बॉन्ड अगर आगे चला जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये वैकेंट हो जाएगा, इस वैकेंट पर ये शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम यहां पर अगर बात करें इस वाले की, ऑलरेडी वैकेंट है वैकेंट में मेरा बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और यू विल गेट द आंसर। अगर हाफ फिल्ड हुआ तो भी आप कर सकते हो। दूसरी बात, रेजोनेंस, मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया था कि रेजोनेंस इज स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। रेजोनेंस क्या करता है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ऐसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन जो है ना, दिस इज ऑल्सो अ स्टेबिलाइजिंग इफेक्ट। व्हाट इज द मीन ऑफ द स्टेबिलाइजिंग इफेक्ट, जैसे अभी अपन आगे आज क्वेश्चंस करेंगे तो यू विल फील व्हाट आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन हियर। जैसे अगर कोई मॉलिक्यूल अगर रेजोनेंस अगर करता है ना, तो वो रेजोनेंस उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है।
क्योंकि उसके ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इफ दैट मॉलिक्यूल विल शो द नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो वो यूनिफॉर्मिटी उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करवा देती है। वैसे ही अगर कोई मॉलिक्यूल अगर हाइपर कॉन्जुगेशन अगर शो करता है तो ध्यान रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो अ स्टेबलाइजिंग इफेक्ट, लेकिन याद रखना बट द इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस इज मोर डोमिनेटिंग ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन। अब पता है बच्चों, मैं आज आपको इन्हीं चीजों की प्रैक्टिस करवाऊंगा। हम लोग रेजोनेंस भी पढ़ चुके, हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन भी पढ़ चुके, और हम लोग अब इंडक्टिव भी पढ़ चुके। तो एक प्रायोरिटी वाला एक फंडा आता है। प्रायोरिटी वाला फंडा क्या आता है बच्चों? सबसे पहली प्रायोरिटी मतलब सबसे ज्यादा जो इफेक्ट, ज्यादा वर्क जो करता है, उसका नाम होता है रेजोनेंस। अगर हम रेजोनेंस की अगर अपन बात करें तो रेजोनेंस के बाद में जो वर्क करेगा उसका नाम होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद में जो वर्क करेगा उसका नाम होगा इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस भी स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, लेकिन मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, रेजोनेंस इज मोर डोमिनेटिंग ओवर द हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सिंस इन रेजोनेंस ओनली p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ओवरलैप, वहां पर केवल p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ही ओवरलैप होते हैं, तो उनमें ओवरलैपिंग बड़ी इफेक्टिव होती है। जबकि यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर सिग्मा मोलिक्यूल ऑर्बिटल ओवरलैप विद द पाई मोलिक्यूल ऑर्बिटल, जबकि यहां पर सिग्मा किसके साथ ओवरलैप कर रहा है? पाई के साथ। तो जो आपका पाई पाई का जो कॉन्जुगेशन जो होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है रादर देन सिग्मा पाई, इसकी वजह से वो ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, ये थोड़ा सा कम डोमिनेटिंग होता है। तो मैंने आपसे क्या बोला, हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है वो मैंने आपको बताया, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज नोन एज द नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये मेरा नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहलाता है? क्योंकि आपको भी पता है, सिंस देयर आफ्टर द हाइपर कॉन्जुगेशन बॉन्ड डिसअपीयर बिटवीन द कार्बन और हाइड्रोजन, एंड सिंस बॉन्ड डिसअपीयर बिटवीन द कार्बन और हाइड्रोजन, सो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ नो बॉन्ड रेजोनेंस। अगर हम लोग अगले इफेक्ट की अगर बात करें, सुनना, मैंने आपसे एक बात बोली थी ना अभी, आज अगर मुझे ये वाला कंपाउंड अगर दे रखा है सुनिए, आज अगर मुझे ये वाला कंपाउंड अगर दे रखा है, हैव अ लुक, मैं आपको पूरा अच्छे से एक बार इस वाली चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि एक बार आपको और चीज़ें इजीली क्लियर हो जाएगी। अब मैं आपसे क्या चीज़ कहना चाह रहा हूँ देखिएगा। अगर मुझे मान लो ये वाला कंपाउंड अगर दे रखा है, अगर मुझे ये वाला कंपाउंड अगर दे रखा है, और अगर मुझे ये वाला कंपाउंड अगर दे रखा है, बच्चों देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब मैंने आपको बताया कि हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, देखो डबल बॉन्डेड कार्बन का पड़ोस वाला अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से जुड़ने वाले हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो ये जो मेरा अल्फा हाइड्रोजन वाला जो सिग्मा बॉन्ड है ये क्या करेगा, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल बचेगा तो ये वाला बॉन्ड इसके वेकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगा। इसके पास तो ऑलरेडी वेकेंट ऑर्बिटल है, अगर इसके पास में अगर वेकेंट ऑर्बिटल है तो इसके एडजेसेंट कार्बन वाला जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड डायरेक्टली क्या होगा, इसके वेकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगा। ये मेरा अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से जुड़ने वाले हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास में हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन है। आज अगर इसके पास में अगर हाफ फिल्ड अगर क्या है, हाफ फिल्ड अगर यहां पर ऑर्बिटल अगर है, तो ऐसे केस में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट कर ही सकता है, तो रेडिकल का पड़ोस वाला कार्बन अल्फा का यहां पर जो दो इलेक्ट्रॉन है, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन जो रहेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और ये भी एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, और ये क्या कर लेंगे, कॉन्जुगेशन कर लेंगे।
लेकिन आज अगर अपन देखें इसके पास यहां पर क्या है, आज अगर हम लोग अगर समझें तो यहां पर अगर अपन देखें तो इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल तो प्रेजेंट है बच्चों, लेकिन एडजेसेंट कार्बन इज नोन एज द एल्फा कार्बन, लेकिन इस एल्फा कार्बन से तो कोई हाइड्रोजन ही कनेक्टेड नहीं है। अगर मेरे अल्फा कार्बन से अगर कोई हाइड्रोजन ही अगर कनेक्टेड नहीं है, ऐसे केस में मैंने आपसे बोला सिंस नो अल्फा हाइड्रोजन आर देयर, तो अगर अल्फा हाइड्रोजन ही अगर नहीं होगा तो वहां पर शिफ्ट कौन होगा भाई? आज यहां पर कौन सा सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट होता है? आज यहां पर सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट होता है अल्फा हाइड्रोजन वाला सिग्मा बॉन्ड। आज अगर अल्फा हाइड्रोजन वाला अगर सिग्मा बॉन्ड अगर शिफ्ट अगर होता है तो यहां पर तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? अल्फा कार्बन से जुड़ने वाले हाइड्रोजन, सिंस नो हाइड्रोजन इज कनेक्टेड विद दिस अल्फा कार्बन, सो इसके अंदर तो नो अल्फा हाइड्रोजन। आज अगर इसमें अल्फा हाइड्रोजन ही अगर नहीं होगा तो नो हाइपर कॉन्जुगेशन विल बी देयर। इसका मतलब यह है बच्चों कि फॉर द हाइपर कॉन्जुगेशन इट इज कंपल्सरी दैट योर मॉलिक्यूल शुड हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम। Since a molecule is having at least one alpha hydrogen atom, in that condition that can donate the sigma bond, that can transfer its sigma bond, otherwise not। अब मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कौन सा बॉन्ड शिफ्ट होगा? आप बोलोगे सर C और C के बीच के शिफ्ट कर दो, नहीं, C और H के बॉन्ड को ही अपन को शिफ्ट करना होता है। CC वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट नहीं होता। तो जब CH बॉन्ड वाला अगर शिफ्ट होता है तो आपको उसी को शिफ्ट करना है। दैट इज द रीजन। अब आप कंडीशन को सुनिए, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एट sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन। sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फा कार्बन के पास में एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। मतलब दूसरी लैंग्वेज में अगर बोले तो एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। एंड द हाइड्रोजन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन आर कॉल्ड एज द हाइपर कॉन्जुगेशन हाइड्रोजन एटम। ये जो हाइड्रोजन है इसको क्या बोलते हैं? ये हाइपर कॉन्जुगेशन वाला हाइड्रोजन एटम कहलाता है। तो आपको मैं क्या चीज कहना चाहता हूं, अब आप मेरी बात को सुनना थोड़ा सा। आपका हाइपर कॉन्जुगेशन किन किन की प्रॉपर्टीज है? हाइपर कॉन्जुगेशन हमारा एल्कीन शो कर सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटायन शो कर सकता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन फ्री रेडिकल शो कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। आज अगर इनके पास में एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन है तो ये मेरे क्या करेंगे? कैन शो हाइपर कॉन्जुगेशन। ये मेरे हाइपर कॉन्जुगेशन को शो कर सकते हैं। लेकिन अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या? एक चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, व्हाट, कि जो हमारा कार्ब एनायन होता है ना, डज नॉट शो हाइपर कॉन्जुगेशन। अच्छा, आपके मन में चल रहा होगा क्यों नहीं शो करता? केटायन फ्री रेडिकल और आपका एल्कीन ही हाइपर कॉन्जुगेशन को क्यों शो करता है? ये मेरा कार्बेनायन हाइपर कॉन्जुगेशन को शो क्यों नहीं करता? हम इसको समझते हैं। सुनना, मैंने आपसे क्या बोला, बहुत केयरफुली सुनिएगा। ये वाला पाई बॉन्ड जो है, ये वाला पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ। जैसे ये वाला पाई बॉन्ड अगर आगे शिफ्ट अगर हुआ तो इसके पास में वेकेंट ऑर्बिटल बचा। इस वेकेंट ऑर्बिटल पर इस CS2 ने अपना, CS3 ने अपना ए बॉन्ड इसको दे दिया और हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। अगर मैं कार्बोकेटाइन की अगर मैं बात करूं, इस कार्बोकेटाइन के पास ऑलरेडी वेकेंट ऑर्बिटल था। अगर इसके पास अगर ऑलरेडी वेकेंट अगर ऑर्बिटल था तो इसका सिग्मा बॉन्ड इसके वेकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट हुआ, आपने हाइपर कॉन्जुगेशन को शो करा। आज अगर मान लो मैं फ्री रेडिकल की अगर मैं बात करता हूं, आज अगर हम लोग अगर फ्री रेडिकल को अगर समझेंगे
तो इस फ्री रेडिकल में भी तो क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। आज अगर वेकेंट हाफ फिल्ड अगर ऑर्बिटल अगर है, तो ऐसी परिस्थिति में आज अगर यहाँ पर वेकेंट अगर हाफ फिल्ड अगर ऑर्बिटल है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन कार्ब एनायन में क्या होता है, आज अगर हम लोग अगर कार्ब एनायन की अगर बात करें, तो बच्चों कार्ब एनायन में अगर हम लोग अगर देखें, तो व्हाट आई जस्ट वांट टू शो इन केस ऑफ द कार्ब एनायन, आज अगर हम लोग कार्ब एनायन को अगर देखेंगे, तो बच्चों ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है। ऑलरेडी इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हाउ इट विल एक्सेप्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स हियर। भाई एल्कीन में तो क्या हो रहा था, पाई बॉन्ड अगर आगे गया, इस कार्बन पर वैकेंसी थी, वैकेंसी होते इसने फटाक से एक्सेप्ट कर लिया। केटायन में क्या हुआ, केटायन में ऑलरेडी वेकेंट ऑर्बिटल था, वेकेंट ऑर्बिटल होने के बाद फटाक से इसने क्या करा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लिया। फ्री रेडिकल में भी क्या हुआ, फ्री रेडिकल में भी यहां पर हाफ फिल्ड वेकेंट ऑर्बिटल था, तो इसने फटाक से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है ना, आज अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो आप इसको कैसे शिफ्ट करोगे इधर। अगर इसको शिफ्ट अगर नहीं कर सकते, तो यहां पर तो कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। और अगर नहीं होगा तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज द, मतलब आप मेरे से अगर ये कहते हैं कि सर मतलब हाउ यू विल कंक्लूड द हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में मैं क्या कंक्लूड करूंगा, ऐसे एल्कीन, ऐसे कार्बोकेटायन एंड ऐसे फ्री रेडिकल, दोज अल्कीन, दोज कार्बोकेटायन एंड दोज फ्री रेडिकल विच इज हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम, then sigma bond of that alpha hydrogen atom goes या show conjugation with the p orbital of the pi bond, vacant orbital of the cation or half filled p orbital with the free radical. Since carb anion do not have any electron deficiency, so it cannot accept the electron. Since it cannot accept the electron, that is the reason electron को accept अगर नहीं करेगा तो will not show the hyper conjugation. अब एक चीज के लिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं, आज अगर हम लोग अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर बात करते हैं, तो सुनिएगा, अगर मैं यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर मैं बात करता हूं देखना एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूं, ये मैंने आपको अभी बताया रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होगा। यहां पर अगर अपन समझें, तो व्हाट आई जस्ट वांट टू शो हियर, हैव अ लुक। आज अगर हम लोग अगर इस चीज को अगर देखें, तो देखो इसके पास में हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। आज अगर इसके पास में अगर हाफ फील्ड अगर ऑर्बिटल है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके हाफ फील्ड ऑर्बिटल में चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एच के पास रह जाएगा और ऐसा बन जाएगा। बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन बेसिकली क्या चीज शो कर रहा है, आज जैसे अगर अपन बोलते हैं ना रेजोनेंस क्या शो करता है, तो मैं अगर मेरे से अगर कोई ये पूछे कि रेजोनेंस ने क्या चीज को शो करा, तो मैं सिंपल सा एक रेस्पॉन्स करूंगा कि रेजोनेंस किसी भी ग्रुप के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है, बट द कंडीशन इज दैट ग्रुप शुड बी कनेक्टेड विद द कॉन्जुगेट सिस्टम। आज अगर मान लो मेरे को किसी ने ये वाला कंपाउंड अगर दे दिया, तो आज आप बोल सकते हो ना कि ये वाला मेरा मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करेगा, और आप अगर ये बोल सकते हो कि ये वाला मॉलिक्यूल अगर रेजोनेंस अगर शो करेगा, तो इस वाले ग्रुप में OCH3 का नेचर क्या है, OCH3 विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन, सिंस इट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन, तो ये मेरे प्लस R को और प्लस M को शो करेगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन एल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी को शो करता है। हाइपर कॉन्जुगेशन शो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ एल्काइल ग्रुप। आज अगर आपका कोई भी एल्काइल ग्रुप when it is connected with
when it is connected with carbocation alkene, when it is connected with alkene C plus and free radical। अब आप सुनना, एक बार के लिए आप इस चीज को देखो। अगर आप इस चीज को अगर देखोगे, आपके डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर CH3 कनेक्टेड है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर बच्चों CH3 अगर कनेक्टेड है, तो ये CH3 कौन से नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है? सी। ये मेरा CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आज अगर अपन देखें तो ये वाला जो मेरा CH3 है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने बॉन्ड ये डोनेट कर सकता है? आज ये इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन वाला सिग्मा बॉन्ड, दूसरे अल्फा हाइड्रोजन वाला सिग्मा बॉन्ड, तीसरे अल्फा हाइड्रोजन वाला सिग्मा बॉन्ड, 3 बॉन्ड को डोनेट कर सकता है। आज अगर आप इसको देखोगे तो आपके CH3 में यहां पर देखो किस नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ इट, इट शो बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। अगर आपका अल्काइल, जैसे ये OH अगर अपन देखें, तो मैंने आपको बताया ना कि इस OCH3 को आपने इलेक्ट्रॉन डोनर अगर माना, आज अगर इसी OCH3 की जगह पर मेरे पास में अगर मान लो क्या आ जाता बच्चों, यहां पर अगर मेरे पास में यहां पर अगर ये वाला एल्कीन अगर आ जाता, तो ये वाला जो अल्कीन है, ये वाले एल्कीन में जो ये मेरा CH3 है, ये CH3 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? आज अगर आप देखोगे तो ये मेरा क्या करेगा? ये बॉन्ड मेरा इधर जाएगा और ये वाला बॉन्ड मेरा इधर चला जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन वाला जो सिग्मा बॉन्ड है वो पाई के साथ कॉन्जुगेशन करेगा। तो मेरे CH3 का नेचर क्या है? मेरे CH3 का नेचर इलेक्ट्रॉन डोनर है। मेरा CH3 कितने बॉन्ड को डोनेट कर सकता है? इसको भी कर सकता है, इसको भी कर सकता है और इसको भी कर सकता है। तो मेरे यहां पर जो CH3 है ये क्या है? इट इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डोनर। तो हाइपर कॉन्जुगेशन बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है, किसकी? एल्काइल ग्रुप की। जैसे अगर आपने OCH3 को CH डबल बॉन्ड CH2 से कनेक्ट करा, तो आपका OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, रेजोनेंस को शो कर रहा है ना। अगर आपने डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर OCH3 को कनेक्ट कर दिया, अगर आपने डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर NO2 को कनेक्ट कर दिया, अगर आपने डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर CN को कनेक्ट कर दिया, तो वो या तो इलेक्ट्रॉन देंगे या इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन डोनर और विड्रॉअर जो होंगे, दे विल अकॉर्डिंग टू द हाइपर रेजोनेंस इफेक्ट। लेकिन इफ द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, इफ अल्कीन, इफ कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल आर कनेक्टेड विद व्हाट? इफ दे आर कनेक्टेड विद alkyl group, so your alkyl group will show the electron donating tendency or you will get the answer of like that। तो यहां पर ये जो मेरा एल्काइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है और इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी को शो करेगा। जैसे ये देखना, यहां पर अगर अपन CH3 की बात करें, मैं इसको प्रॉपरली मेंशन करता हूं। आज आप देखो यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। अब यहां पर अगर हाइपर कॉन्जुगेशन अगर हुआ तो देखना कैसे होगा। ये आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है। मैंने क्या बोला? डबल बॉन्डेड कार्बन का एडजेसेंट कार्बन। एडजेसेंट कार्बन क्या कहलाता है बच्चों? एडजेसेंट कार्बन इज नोन एज द अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़ने वाले हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। ये वाले अल्फा हाइड्रोजन किसके साथ कॉन्जुगेशन करेंगे? पाई बॉन्ड के साथ। तो देखो ये वाला सिग्मा बॉन्ड इधर जाएगा और ये वाला पाई आपका इधर चला जाएगा। जैसे जाएगा तो व्हाट विल हैपन? यहां पर ये आपका ऐसा बन जाएगा, दीज टू बॉन्ड आर एज इट इज। ये सिग्मा बॉन्ड इधर शिफ्ट हो चुका, सो यू हैव टू मेंशन लाइक दैट, दीज टू हाइड्रोजन आर एज इट इज। और ये वाला जो सिग्मा है इट विल डिसअपियर बिटवीन द कार्बन और हाइड्रोजन। तो यहां पर H+ आ जाएगा और ये मेरा हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। और ये सिंस दिस कार्बन एटम विल एक्सेप्ट दिस पाई बॉन्ड, सो विल गेट द नेगेटिव। अब अगली बार तो नॉर्मल रेजोनेंस चलेगा। हाउ? ये वाला नेगेटिव इधर आगे चला जाएगा, दिस विल गो हियर। आप देखो इधर नेगेटिव आ जाएगा।
फिर ये नेगेटिव आगे चला जाएगा, अगली बार में आपका नेगेटिव मैं आपको ड्रॉ कर कर दिखा देता हूं। जैसे अगर अपन ने यहां पर अगर इसको ड्रॉ अगर करा तो यहां पर आपका नेगेटिव आएगा, दीज टू बॉन्ड आर एज इट इज, यहां पर मेरा हाइपर कॉन्जुगेशन इस प्रकार से हो जाएगा। नाउ व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप, दिस बॉन्ड गो टूवर्ड्स लाइक दैट, और जैसे ये वाला बॉन्ड मेरा इधर चला जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, कार्बन विल गेट द नेगेटिव, दिस इज द कार्बन, इधर आएगा हाइड्रोजन, इधर आएगा हाइड्रोजन, विल गेट द पॉजिटिव, और दीज टू बॉन्ड आर एज इट इज। अगली बार में ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये ऐसा बन जाएगा, विल टर्न इनटू द व्हाट, विल टर्न इनटू द नॉर्मल स्ट्रक्चर। तो आज अगर आपने अपने बेंजीन से CH3 अगर कनेक्ट करा तो मेरा CH3 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। आज अगर आप देखोगे तो व्हाट योर CH3 इज शोइंग हियर, इलेक्ट्रॉन डोनर। अच्छा, मेरा CH3 कितने बॉन्ड को डोनेट कर सकता है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड को डोनेट कर सकता है। अब आप अगली चीज को सुनना। According to the hyperconjugation, as number of alpha hydrogen increases in alkyl group, electron donating tendency increases। मैंने आपको बताया कि आज अगर हमारे पास में ये वाला जो मॉलिक्यूल है, अगर इस वाले मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, आज अगर मैं इस वाले मॉलिक्यूल की अगर मैं बात अगर करता हूं, और आज अगर मैं इस वाले मॉलिक्यूल की अगर मैं बात अगर करूंगा, तो बच्चों आज आप सुनना बड़ा केयरफुली। मैंने आपसे क्या बोला, 3 जने तो हाइपर कॉन्जुगेशन करते ही करते हैं, विच 3, एल्कीन, कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल। एल्कीन, कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल अगर क्या करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन अगर शो करते हैं, तो ये वाला आपका अल्फा कार्बन है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये अपने अल्फा हाइड्रोजन वाले सिग्मा बॉन्ड को डोनेट कर सकता है। तो यहां पर कितने बॉन्ड डोनेट करेगा, कैन डोनेट 3 बॉन्ड्स। यहां पर अगर अपन देखें तो ये क्या करेगा, कैन डोनेट 3 बॉन्ड्स, मतलब 3 बॉन्ड को डोनेट कर सकता है। अब इसके पास ये पॉजिटिव, ये अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन वाले अल्फा हाइड्रोजन 2 हैं, तो यहां पर ये क्या करेगा, ये आपके कैन डोनेट 2 बॉन्ड्स, ये केवल 2 ही बॉन्ड्स को डोनेट कर पाएगा। अगर अपन इसकी बात करें तो एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, ये कैन डोनेट 1 बॉन्ड, केवल 1 बॉन्ड को डोनेट कर पाएगा। तो चलो बताओ किसकी डोनेटिंग एबिलिटी ज्यादा, इसकी। तो आज अगर कोई मॉलिक्यूल मेरा हाइपर कॉन्जुगेशन अगर शो कर रहा है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन अगर शो कर रहा है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 2 हैं, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन 1 है, तो ऐसे केस में जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो ज्यादा डोनर होगा। मैंने यही तो बात आपको समझाई है। अकॉर्डिंग टू द हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या होगा, CH3 आप लोगों का मैक्सिमम डोनर। एज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डिक्रीजेस, डोनेटिंग कैपेबिलिटी डिक्रीजेस। तो ये वाला पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी का ऑर्डर ये वाला होगा, सबसे ज्यादा डोनर वो होगा और सबसे कम डोनर आपका वो होगा। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, सुनना। अब बताएं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है बच्चों कि नाउ व्हाट वी हैव टू सी हियर। मैंने इंडक्टिव इफेक्ट भी पढ़ लिया, हम लोगों ने रेजोनेंस इफेक्ट भी पढ़ लिया, हम लोगों ने हाइपर कॉन्जुगेशन की थ्योरी भी कवर कर ली। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि हमें पहचानना आना चाहिए कि मेरा कोई भी ग्रुप कौन से इफेक्ट को लगाएगा। अब आप मेरी बात को सुनना, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखता हूं। मैंने जैसे सबसे पहला एक एग्जांपल अगर आपके सामने अगर रखा, जैसे CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। अगर मैं अगले एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो मैंने अगला एग्जाम्पल आपके सामने रखा CH3O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अगला एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने अगर रखूंगा तो मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने ये वाला रख दिया। अब आप है ना मेरी बात को बहुत केयरफुली सुनना। ये कार्बोकेटायन जो होते हैं, कार्बोकेटायन हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो करता है, इंडक्टिव भी शो करता है, रेजोनेंस भी शो करता है। तो मैंने आपसे क्या बोला, आज अगर हम लोग अगर बात अगर करते हैं तो मेरा आपसे क्या कहना था, इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन 2 हैं,
इसका मतलब ये वाला जो मेरा इथाइल ग्रुप है, यहां पर ये वाला जो मेरा इथाइल ग्रुप जो है ना बच्चों, ये वाला इथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट को भी शो कर सकता है और ये वाला इथाइल ग्रुप प्लस एच इफेक्ट को भी शो कर सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस एच? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। यहां पर रेजोनेंस नहीं लग सकता। अब अगर मैं यहां पर OCH3 की अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां पर OCH3 की अगर मैं बात करूं, तो इस OCH3 को अगर अपन एनालिसिस अगर करें, अब बताओ क्या OCH3 रेजोनेंस कर सकता है? क्या OCH3 में ऑक्सीजन का लोन पर यहां पर रेजोनेंस कर सकता है? क्या कोई कंडीशन आपको ऐसी फील होती है जो रेजोनेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल हो? नहीं होती। तो ऐसे केस में यहां पर तो रेजोनेंस हो नहीं सकता। मैं केवल आई एम टॉकिंग अबाउट द OCH3। अब OCH3 क्या करेगा? अगर रेजोनेंस अगर नहीं कर पाएगा तो इसका प्लस है माइनस है कुछ नहीं लगेगा, तो OCH3 का क्या लगेगा? OCH3 का माइनस आई इफेक्ट लगेगा। ठीक है, OCH3 का माइनस आई इफेक्ट लगेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन तो OCH3 शो करता ही नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइल ग्रुप। अगर अपन इस NH2 की बात करें, आज अगर मैं NH2 की अगर मैं बात करूं और मेरे से अगर कोई बोलता है NH2 का नेचर बताओ, NH2 मेरा क्या शो करेगा, तो NH2 के पास लोन पेयर है बच्चों, ये रेजोनेंस शो करेगा। रेजोनेंस अगर शो करेगा तो मेरा NH2 प्लस M या प्लस R को रिप्रेजेंट करेगा। और इंडक्टिव भी शो कर सकता है, तो इंडक्टिव में ये माइनस आई इफेक्ट को शो करेगा। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता लगा माइनस आई? मैंने आई इफेक्ट में आपको एक बात याद करवा रखी है कि जितने भी नेगेटिव और अल्काइल ग्रुप होते हैं ना, सब प्लस आई, उसके अलावा जितने भी होते हैं सब माइनस आई। तो यहां पर कार्बन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? नाइट्रोजन की, तो ये मेरा माइनस आई शो करेगा। तो कभी अगर कहीं पर NH2 का प्लस M भी अगर लग रहा है और माइनस आई भी लग रहा है, तो डोमिनेटिंग कौन होता है? प्लस M डोमिनेटिंग होता है। यहां पर रेजोनेंस नहीं लग रहा, केवल आई लग रहा है, तो एक जो लग रहा है वही डोमिनेटिंग है। यहां पर एल्काइल का हाइपर भी लग रहा है, इंडक्टिव भी लग रहा है, तो कौन डोमिनेटिंग होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेटिंग होता है। तो हमें इन चीजों को समझना है। अब मैं आपको एक बार हाइपर कॉन्जुगेशन के कुछ एप्लीकेशंस बताता हूं और उनके एप्लीकेशंस बताने के बाद में हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट तीनों को मर्ज कर कर कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे, ताकि मैं आपको चीज़ों को समझा सकूं कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे हेडिंग का नाम आता है एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। बच्चों देखो, मैंने एक चीज आपको मैं बता दूं, किसी भी मॉलिक्यूल की जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। अगर कोई भी मॉलिक्यूल अगर है, उसके जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि जिसके जितने ज्यादा डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी। अब आप मेरी बात को सुनना। आज अगर मैं इस वाले एल्कीन की अगर मैं बात करूं, अच्छा सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यहां पर क्या है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट दिस मॉलिक्यूल विल शो द हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर ये वाला मॉलिक्यूल अगर हाइपर कॉन्जुगेशन को अगर शो करेगा तो हाउ यू विल नो? तो आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या क्रिएट होना चाहिए कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ द अल्कीन, कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल। क्या ये मेरा अल्कीन है? हाँ अल्कीन है। अब दूसरी चीज आपके मन में क्या यहां पर क्रिएट होना चाहिए? क्या इसके अंदर अल्फा कार्बन है? तो इसके अंदर अल्फा कार्बन है। इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है क्या? हाँ इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन भी है। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। एक बार अगर इस वाले अल्फा हाइड्रोजन ने कॉन्जुगेशन करा, एक स्ट्रक्चर बनेगा। इस वाले अल्फा हाइड्रोजन ने कॉन्जुगेशन करा, दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा। इसने करा, तीसरा स्ट्रक्चर बनेगा। इसका मतलब इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? इसके बनेंगे 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। इसके कितने स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा? इसके बनेंगे 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। अब सुनना, अगर मान लो किसी ने मुझे ये वाला एल्कीन दे दिया अब अगर इस वाले एल्कीन की अगर किसी ने मेरे से अगर बात करी, अब मैं अगर आज आपसे ये चीज अगर पूछूं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन एटम आर देयर, ये मेरे डबल बॉन्डेड कार्बन का एडजेसेंट इज नोन एज द अल्फा,
डबल बॉन्डेड कार्बन का एडजेसेंट इज नोन एज द अल्फा। इस अल्फा से 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, इस अल्फा से भी 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। एक बार हाइपर कॉन्जुगेशन में ये वाला सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट कर सकता है, फिर ये कर सकता है, फिर ये कर सकता है। 3 स्ट्रक्चर इस तरफ से बनेंगे, और अगर इधर देखोगे तो इधर भी 3 स्ट्रक्चर अगर बनेंगे। अगर 3 स्ट्रक्चर अगर बनेंगे तो इसके टोटल कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे? अगर आप देखोगे तो इसके बनेंगे 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। तो आपका कहने का मतलब क्या है? आप अगर कभी भी स्टेबिलिटी ऑफ अगर एल्कीन अगर निकालोगे तो जिस भी एल्कीन में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उस एल्कीन की उतनी ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और जिसके जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। सो व्हाट इट मीन, इसका मतलब होता है कि स्टेबिलिटी अगर हम कभी भी अगर देखें किसकी, एल्कीन की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। तो ऐसी परिस्थिति में जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसके उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जिसके जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो मैंने क्या लिख रखा है? स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अभी आप इसको 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। आप पहले अभी ये वाली चीज को ध्यान रखिएगा, जैसे हम एग्जाम्पल पर आते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन alkenes over other alkenes. Hyper conjugation explain the stability of certain alkenes over the other alkene. Stability of alkene directly proportional to the number of alpha hydrogen, directly proportional to the number of resonating structure. अभी मैं आपको इसको समझाता हूं, अब आप देखना। जैसे मेरे को अलग अलग एल्कीन किसी ने दे दी, मेरे से पूछा कि बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। आप अगर एल्कीन की स्टेबिलिटी अगर निकालना चाहते हो तो मैंने आपसे क्या बोला, आपको यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है। इस वाली एल्कीन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? डबल बॉन्डेड कार्बन का पड़ोस वाला कार्बन अल्फा, इधर भी अल्फा, इधर भी अल्फा, इधर भी अल्फा। अल्फा के पास 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। हाउ मेनी नंबर ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन आर देयर? 12। अगर आप देखोगे इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? डबल बॉन्डेड कार्बन का पड़ोस वाला अल्फा, 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 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इसके पास अगर आप अल्फा हाइड्रोजन अगर काउंट करोगे तो कितने होंगे? 9। अगर अपन इसकी अगर बात करें तो इसके पास अगर आपने अल्फा हाइड्रोजन की अगर बात करी तो कितने होंगे? 6। अब मैंने क्या बोला, जिसके अंदर जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन 12 है। अगर मैक्सिमम अगर अल्फा हाइड्रोजन अगर 12 है, इसका मतलब ये मैक्सिमम स्टेबल है। और अगर इसका मतलब अगर ये मैक्सिमम अगर स्टेबल है तो ये मेरा मिनिमम स्टेबल है। तो आज आप देख लो ना, स्टेबिलिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, एरो आपका ऐसा लगा रखा है, ये मेरा मैक्सिमम स्टेबल, थोड़ा सा कम और उससे भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो आप अगर कभी भी अगर एल्कीन की स्टेबिलिटी अगर निकालते हो तो हम एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे? एल्कीन की स्टेबिलिटी हम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द हाइपर कॉन्जुगेशन। जिसमें जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे वो उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाएगा, और जो जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएगा दैट विल बी उतना ही मोस्ट स्टेबल। तो हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाता है। अच्छा, एक टर्मिनोलॉजी आती है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। पहले मैं एक बार आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन समझाता हूं, सुनना। ये मेरी कोई एल्कीन है, इसको अपन ने नाम दे दिया इथीन। मैंने इसके ऊपर हाइड्रोजन को ऐड करा। अगर आप एल्कीन पर अगर हाइड्रोजन को अगर ऐड करते हैं तो कोई ना कोई मेटेलिक सरफेस को आपने एज अ कैटलिस्ट यूज में लेना पड़ता है। तो आप लोग यहां पर निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम में से कुछ भी यूज में ले सकते हैं। अब रिएक्शन कैसे होगी? पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा हाइड्रोजन तुम्हारा कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही हाइड्रोजन तुम्हारा कनेक्ट हो जाएगा ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है इथीन, इट विल टर्न इनटू द इथेन,
और बच्चों यहां से हीट रिलीज होगी, और ये जो हीट रिलीज हो रही है ना, इसका नाम होता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, इन शॉर्ट नोन इज द हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अगर इथीन का अगर आपने हाइड्रोजिनेशन करवाया किसी भी मेटेलिक सरफेस की प्रेजेंस में, किसी भी मेटेलिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो जैसे अगर आप किसी भी मेटेलिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर हाइड्रोजिनेशन करवाओगे, सिंपल है, मुझे पता है पाई बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड, तो जैसे मेरा पाई बॉन्ड अगर वीक बॉन्ड अगर होगा, टूटेगा, और पाई बॉन्ड जैसे टूटेगा तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। अगर मान लो मेरे को यहां पर अगला कंपाउंड दे दिया प्रोपीन, और अगर मेरे से अगर किसी ने ये चीज कहा अगेन आई वॉन्ट टू ऐड द हाइड्रोजन हियर, जैसे ही मैं हाइड्रोजन को ऐड करूंगा तो आई विल यूज द निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, ये आपको भी पता है एज अ कैटलिस्ट वर्क करेंगे, और जैसे ही कैटलिस्ट वर्क करेंगे पाई बॉन्ड विल ब्रेक हियर, मेरा मॉलिक्यूल यहां से इस प्रकार से प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्रोपेन में कन्वर्ट होने के बाद में यू नो वेरी वेल हीट विल अगेन रिलीज, और एज द हीट विल रिलीज तो ये वाला जो मेरा कंपाउंड है ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अब हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या हुआ, किसी भी एल्कीन के या किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के हाइड्रोजन के ऐड करने के बाद में जो हीट रिलीज होती है इसका नाम होता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। आज अगर आपने किसी भी एल्कीन का अगर हाइड्रोजिनेशन अगर करा, और एल्कीन के हाइड्रोजिनेशन करने के बाद में जो हीट यहां से निकल रही है इसका नाम होता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अब आपको यह बताना है कि भाई हीट इथीन के लिए भी निकलेगी, हीट प्रोपीन के लिए भी निकलेगी, लेकिन हीट ज्यादा किसके लिए निकलेगी, किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की वैल्यू ज्यादा होगी। अब बच्चों कितना सिंपल कंसेप्ट है, अगर मेरी अल्कीन अगर बहुत ज्यादा अगर स्टेबल है, इफ माई एल्कीन सपोज बहुत ज्यादा स्टेबल, इफ अल्कीन इज द मोस्ट स्टेबल हियर, तो आपको क्या लगता है अगर मेरी एल्कीन अगर स्टेबल है तो क्या मैं पाई बॉन्ड को ब्रेक कर सकता हूं क्या? ऑफ कोर्स नहीं कर सकता, बिकॉज माई एल्कीन इज द स्टेबल। अगर मेरी एल्कीन अगर स्टेबल होगी तो क्या मैं पाई बॉन्ड ब्रेक कर पाऊंगा? नो। अगर मैं पाई बॉन्ड अगर ब्रेक नहीं कर पाऊंगा तो जब तक पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा क्या हाइड्रोजन ऐड हो सकता है क्या? नो। अगर हाइड्रोजन ही अगर ऐड नहीं होगा तो क्या रिएक्शन होगी क्या? नो। और अगर रिएक्शन ही नहीं हो रही तो क्या हीट रिलीज होगी क्या? नो। यानी अगर मेरी अल्कीन अगर मोस्ट स्टेबल है, अगर मेरी एल्कीन बहुत ज्यादा स्टेबल अगर है, तो ऐसे केस में सीधी सी बात है बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, हाइड्रोजन ऐड नहीं होंगे, हाइड्रोजन ऐड नहीं होंगे, हीट नहीं निकलेगी, हीट नहीं निकलेगी तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की वैल्यू डाउन हो जाएगी। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब यह निकलता है कि आपको अगर कभी भी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन अगर फाइंड आउट करना है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। आज मेरे एल्कीन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उसका पाई बॉन्ड बिल्कुल ब्रेक नहीं होगा, और अगर उसका पाई बॉन्ड अगर ब्रेक नहीं होगा हीट रिलीज नहीं होगी, और हीट रिलीज अगर नहीं होगी तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अगर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन अगर निकालना चाहते हो तो देखो यही चीज लिख रखा है ना, ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रिजल्ट्स ग्रेटर स्टेबिलिटी, और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी अगर होगा तो ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन रिजल्ट लोअर वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, अगर कोई हाइपर कॉन्जुगेशन को ज्यादा अगर शो कर रहा है इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, और अगर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इसका मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या है, आपका कम हो जाएगा। तो कंक्लूजन वही निकलता है जो कंक्लूजन मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो यहां पर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन आप बेसिकली इस बिहाफ पर कंसीडर करते हो। आज अगर हम हीट ऑफ हाइड्रोजन, देखो हम इसी क्वेश्चन के अंदर आज अगर स्टेबिलिटी की अगर अपन बात करें, और स्टेबिलिटी के बाद में अगर हम लोग अगर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन को अगर कंसीडर करें तो आप पता है दोनों चीजों को यहां पर जस्टिफाई कर सकते हो।
Stability of alkene, how you will decide the stability of alkene? On behalf of the alpha hydrogen. How you will count the number of alpha hydrogen? I think now you know very well. So यहां पर क्या होगा, इसमें alpha hydrogen आपके 6 आ रहे, अगर हम इस वाले की बात करें तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन यहां पर 3 आएंगे, और यहां पर अगर अपन बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन विल बी द 0. सो व्हाट विल हैपन नाउ, जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो उतना ज्यादा स्टेबल, जो जितना ज्यादा स्टेबल उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू ज्यादा. तो जैसे जैसे स्टेबिलिटी की अगर आप बात करते हो तो यहां पर अगर हम स्टेबिलिटी को अगर कंसीडर करेंगे तो मेरे CH2 डबल बॉन्ड CH2 की स्टेबिलिटी कम होगी, CH3 CS डबल बॉन्ड CH2 की स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, और CH3 CS डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH3 की स्टेबिलिटी और ज्यादा होगी ड्यू टू द मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. And we know very well heat of hydrogenation is reciprocate concept of the stability. तो heat of hydrogenation उल्टा हो जाएगा, इथीन का heat of hydrogenation का वैल्यू ज्यादा, प्रोपीन का heat of hydrogenation का वैल्यू कम, और 2-ब्यूटीन का heat of hydrogenation का वैल्यू और कम. On basis of that you can find out the stability as well as heat of hydrogenation both. तो कंसेप्ट बहुत ही आसान है. मेरी अल्कीन अगर स्टेबल होती है तो सीधी सी बात है, इफ इट इज स्टेबल सो यू कैन नॉट ब्रेक द पाई बॉन्ड, और अगर पाई बॉन्ड अगर ब्रेक नहीं होगा तो हाइड्रोजन ऐड नहीं होगा, हाइड्रोजन अगर ऐड नहीं होगा तो हीट नहीं निकलेगी, हीट अगर नहीं निकलेगी तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू डाउन हो जाएगी. तो स्टेबिलिटी और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आर रेसिप्रोकेट ऑफ ईच अदर, दे आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, मैंने आपसे क्या बोला था, किसी भी मॉलिक्यूल के जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसके उतने ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और जिसके जितने ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनेंगे दैट विल बी द उतना स्टेबल. अब जैसे आज अगर मैं कार्बोकेटाइन की अगर बात करूं, बच्चों देखो अब यहां पर पॉइंट पता है क्या उठता है, हैव अ लुक हियर. आज अगर मान लो कि मैं अगर इस वाले कंपाउंड की अगर बात करूं, जस्ट सपोज, अब यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट भी लग सकता है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग सकता है. भाई आपको पता है ना, एल्काइल ग्रुप विल शो द इंडक्टिव इफेक्ट. आज अगर अपन इंडक्टिव इफेक्ट की अगर बात करें तो देखो CH3 CH2 का इंडक्टिव इफेक्ट CH3 से ज्यादा होता है, क्योंकि वी नो वेरी वेल एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेस. तो आज अगर अपन प्लस आई इफेक्ट की अगर बात करें तो प्लस आई इफेक्ट CH2 CH3 का CH3 से ज्यादा होता है. लेकिन आज अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर बात करोगे तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो ज्यादा डोनेटिंग कैपेबिलिटी किसकी है, इसकी है. तो हाइपर कॉन्जुगेशन किसका ज्यादा होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन आपके CH3 का ज्यादा होगा. अब क्वेश्चन क्या उठता है, इंडक्टिव इफेक्ट उसका ज्यादा, हाइपर कॉन्जुगेशन इसका ज्यादा, माने तो किसकी माने. So we know very well hyperconjugation gets the priority over the inductive effect. So I will give the priority to hyperconjugation here. मुझे पता है कि मेरा मॉलिक्यूल हाइपर भी शो कर सकता है, मुझे पता है मेरा मॉलिक्यूल इंडक्टिव भी शो कर सकता है. आई नो वेरी वेल माय मॉलिक्यूल कैन रिप्रेजेंट बोथ हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव बोथ. इन दैट सिचुएशन व्हाट आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन, सिंस हाइपर कॉन्जुगेशन इज डोमिनेटिंग ओवर द इंडक्टिव, तो सुनो 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसका मतलब इसकी 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेगी, और अगर इसकी 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर अगर बनेगी और इसकी 2 ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर अगर बनेगी, ऐसे केस में आप बताइए किसकी स्ट्रक्चर्स ज्यादा बन रही है, इस वाले के स्ट्रक्चर्स कम बन रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर्स ज्यादा बन रहे हैं. तो जिसके जितने ज्यादा स्ट्रक्चर वो उतना ज्यादा स्टेबल, ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी विल बी लाइक दैट. तो यहां पर हमने क्या बोला, ग्रेटर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रिजल्ट ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. व्हाई, बिकॉज नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इंक्रीजेस, और वी नो वेरी वेल हाइपर कॉन्जुगेशन, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ एनी स्पीशीज. सो वी विल डिस्कस दैट. अब आप देखिए ये वाला एग्जांपल, ये मेरा A है और ये हमारा B है. आज अगर अपन दोनों की स्टेबिलिटी को अगर कंपेयर करना चाहते हैं, कार्बोकेटाइन अगर आपको कभी भी नजर आ जाए ना तो दिमाग में पहला थॉट या तो सबसे पहले रेजोनेंस आना चाहिए, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन आना चाहिए, फिर इंडक्टिव आना चाहिए. मुझे पता है रेजोनेंस तो ये कोई शो करेंगे नहीं, क्या फिर देखेंगे आप लोग, हाइपर कॉन्जुगेशन.
कैसे? काउंट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। पहले वाले में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 0। अगले में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6। और इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 9। As the number of alpha hydrogen increases, stability increases. You can see answer is in increasing order. मुझे अगर ये वाला क्वेश्चन अगर दे रखा है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। इसमें अल्फा हाइड्रोजन विद रेस्पेक्ट टू द कार्बोकेटायन आई एम टॉकिंग अबाउट, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 1। और इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 0। हु विल बी द मोस्ट स्टेबल? फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। अगर मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन अगर नहीं पढ़ाया होता ना, आप विश्वास करिए मेरी इस बात का, आपके अनुसार ये वाला मोस्ट स्टेबल होता। क्यों? क्योंकि आप तो यही सोचते हैं, एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, एल्काइल ग्रुप की डोनेटिंग टेंडेंसी इंक्रीज होगी, तो हमारा ये वाला मैक्सिमम डोनर होगा, हमारे केटायन को स्टेबलाइज करेगा। बट मैंने आपसे क्या बोला? व्हाट इज द प्रायोरिटी सीक्वेंस? रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव। तो मुझे पता है रेजोनेंस तो कोई शो कर नहीं रहा है, हम हाइपर को देखेंगे। मुझे पता है केटायन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी CH3 की होती है, मैंने आपको बताया ये बात। इसकी थोड़ी सी कम होती है, उसकी और कम होती है, और उसकी और कम होती है। तो आप अगर देखोगे तो ये मेरा मैक्सिमम स्टेबल, ये थोड़ा सा कम, वो थोड़ा सा कम, और वो सबसे कम हो जाएगा, ड्यू टू रिजल्टेंट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर आपका डोमिनेटिंग होता है, मैंने उस फैक्टर को कंसीडर करते हुए यहां पर स्टेबिलिटी के ऑर्डर को जस्टिफाई करा। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल अगेन वही कंसेप्ट है, जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसके उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि फ्री रेडिकल हाइपर कॉन्जुगेशन को शो करेगा। जिसके जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो आज अगर अपन देखें तो ये मेरा फ्री रेडिकल है, आज अगर ये मेरा फ्री रेडिकल है तो रेडिकल के पड़ोस वाले कार्बन पर अगर आप देखोगे तो इस पर तो है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन ही 0 है। इसमें अगर आप देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन 3 है, अगर आप देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन 6 है, इसमें अगर आप देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन 9 है। जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हैविंग द मैक्सिमम स्टेबिलिटी, सो यू कैन सी ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी लाइक दैट। और यहां पर अगर अपन देखेंगे तो सेम एग्जांपल है, अल्फा हाइड्रोजन 3 है, अल्फा हाइड्रोजन 2 है, अल्फा हाइड्रोजन 1 है, और अल्फा हाइड्रोजन 0 है। जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, दैट विल बी द मैक्सिमम स्टेबल, और अकॉर्डिंग टू दैट आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हो। फर्स्ट इज मैक्सिमम स्टेबल, और एज वी विल मूव from the left to right stability decreases, so that is the order of the stability of these free radical, जो हम लोगों ने यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन कंसेप्ट को फॉलो करते हुए यूज में लिया। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। अब हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस तीनों चीजें पढ़ चुके हैं, तो हम तीनों को मर्ज करते हुए अब यहां पर कुछ एप्लीकेशंस को कंसीडर करेंगे, जहां पर आपका हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगेगा, इंडक्टिव भी लगेगा और रेजोनेंस भी लगेगा, और तीनों को एक साथ यूज में लेते हुए अब आप क्वेश्चंस कैसे यहां पर डील करोगे, अब हम इस एप्लीकेशंस के अंदर ये वाले कंसेप्ट को पढ़ेंगे।